की शुरुआत एक अकेले ह्यूमनॉइड एलियन से होती है जो एक झरने के किनारे पर एक तरह की पूजा करते हुए देखा जाता है। ह्यूमनॉइड एलियन एक कप में डार्क लिक्विड निकालता है और उसे पीता है, जिससे उसका शरीर पानी में गिरने के बाद डीएनए के छोटे छोटे दानों में बिखर जाता है। दसियों हजार साल बाद 2089 में पृथ्वी से दो आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और डॉक्टर चार्ली होलोवे ने स्कॉटलैंड की एक गुफा में कदम रखा। उन दोनों को बहुत पुराने सिंबल्स वाला स्टार मैप मिलता है जो उनको एक्साइटेड कर देता है। दोनों इसे एक इशारा और इनविटेशन समझते हैं, जो मानो एलियंस ने इंसानों को जानबूझकर दिया हो ताकि वो उनको ढूंढ निकाले, जिन्हें इंजीनियर्स या इंसानों के क्रिएटर भी कहा जाता है। कहानी में प्रोमेथियस नाम का एक एडवांस स्पेसशिप दिखाते हैं जिसके अंदर एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स का दल है जो शॉ और होलोवे द्वारा खोजे गए स्टार मैप्स के जरिए इंजीनियर्स का पता लगाने का काम करता है। इस पूरे रिसर्च प्रोग्राम को वेलैंड इंडस्ट्रीज के पीटर वेलैंड ने पैसा दिया है। उनकी बेटी मेरेडिथ विकर्स इस पूरे रिसर्च प्रोग्राम को लीड करती है और डेविड नाम का एक रोबोट अपनी मंजिल प्लेनेट LV-223 के रास्ते जहाज के चालक दल और पूरी यात्रा पर नजर रखेगा। प्रोमेथियस के पूरे दल ने हाइबरनेशन के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उनके पूरे शरीर की ग्रोथ क्रायोजेनिक से रोक दी जाती है। 2 साल की नींद के बाद विकर्स, शॉ, होलोवे और बाकी चालक दल तब जागते हैं जब वो दिसंबर 2093 में अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। यान में साइंस और टेक्नोलॉजी के दिग्गज शामिल है। डेविड उनके जागने के दौरान उनकी सहायता करता है और चालक दल सभी पहली बार 2 सालों में मिलते हैं और इकट्ठा होते हैं। विकर्स प्रोमेथियस के कप्तान और मुख्य पायलट जेने को नोटिस करती है, जो क्रिसमस ट्री लगा रहा होता है जैसे छुट्टियां मनाने आया हो। अपने मिशन ब्रीफिंग के दौरान पीटर वेलैंड क्रू मेंबर्स को डेविड नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को अपने बेटे के रूप में पेश करता है जो कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही मरेगा। डॉक्टर शॉ और डॉक्टर होलोवे भी अपनी खोजों को एक्सप्लेन करते हैं। वो अपनी आर्कियोलॉजिकल खुदाई के चित्र दिखाते हैं। सारे चित्र में मनुष्य आकाश की ओर देख रहे होते हैं और विशाल प्राणियों की पूजा करते हैं। उनके द्वारा एकत्रित स्टार मैप्स का उपयोग करते हुए वो इंजीनियरों के रहने की जगह बताते हैं। उनकी इसी रिसर्च की वजह से उन्हें LV-223 का पता लगाने के लिए प्रोमेथियस पे लाया गया है। स्पेसशिप के कुछ मेंबर्स इस थ्योरी पर सवाल उठाते हैं, पर शॉ अपने रिसर्च में पूरा विश्वास रखती है। शाम के दौरान डेविड ने विकर्स के आदेश से शॉ और होलोवे को बुलाया। वहां आते ही वो दोनों को बताती है उन्हें इंजीनियरों के असल में होने पर शक है। इसके बावजूद वो उन्हें साफ साफ कहती है कि वो उसकी मंजूरी के बिना इंजीनियरों से कोई कांटेक्ट ना करे। प्रोमेथियस के कप्तान जेनेक जहाज के उतरने की घोषणा करते हैं और सबको ध्यान से बैठने को कहता है। फोर्ड, जो ग्रुप के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सरसरी तौर पर प्लेनेट LV-223 की कंपोजिशन का रिसर्च करती है। वो बताती है कि उस प्लेनेट पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और वो लोग बिना स्पेस सूट के 2 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर वो एक्सप्लोरेशन साइट के पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। सर्वे टीम एक्सप्लोरेशन करने की तैयारी शुरू कर देती है। होलोवे डेविड से पूछता है कि उसने सूट क्यों पहना है जबकि वो एक रोबोट है और सांस भी नहीं लेता। डेविड समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक रियल इंसान की तरह दिखना चाहता है और दूसरे मेंबर्स को भी कंफर्टेबल करना चाहता है। एक्सप्लोरेशन टीम पहाड़ी की गुफा में अपना रास्ता बनाती है, जहां वो ऐसे स्ट्रक्चर की खोज करते हैं जो मानो इंसानों ने बनाया हो। होलोवे ने बाद में पाया कि LV-223 के बाहर की हवा जहरीली है, पर पहाड़ी के अंदर हवा सांस लेने योग्य है। सब उसे समझाते हैं कि हेलमेट मत उतारो, लेकिन वो उतार देता है और सामान्य रूप से सांस ले पाता है। ये देख बाकी सदस्य भी अपना हेलमेट हटा देते हैं, ये सोचते हुए कि अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे वो सांस ले पा रहे हैं। अपने एक्सप्लोरेशन में वो जगह की पूरी तरह से जांच करते हैं और मैपिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं जो सारी पहाड़ी को स्कैन करता है और जहाज के कंट्रोल रूम में एक होलोग्राम की मदद से उस जगह की डिटेल पिक्चर सामने आ जाती है। जैसे जैसे वो पहाड़ी सतह की गहराई में एक्सप्लोर करते हैं, वो एक एलियन जैसे दिखने वाली लाश को पाते हैं। दल में से एक सदस्य फाइफील्ड डर के मारे अपने जहाज के साथी मिलबर्न के साथ प्रोमेथियस पर जाने लगता है, जबकि डेविड दीवारों पर लिखावट को पढ़ने की कोशिश करता है। शॉ, होलोवे, फोर्ड और डेविड और अंदर जाते हैं और एक बहुत बड़े कमरे में उन्हें मानवीय सिर की एक विशाल मूर्ति दिखती है। कमरे में कई सिलेंडर के आकार के पत्थर भी हैं, साथ ही अजीब प्राणियों की कुछ लाशें। डेविड पत्थर से निकलने वाला गहरा काला लिक्विड देखता है और वो उसे छूने के लिए ललचाता है। तभी शॉ सभी को सावधान रहने की याद दिलाती है कि कमरे के अंदर कुछ भी न छुए। फिर भी डेविड उस काले लिक्विड को छू लेता है जो उन पत्थरों से रिस रहा होता है। अचानक शॉ छत पर बने चित्र और हवा में अजीब सा बदलाव महसूस करती है। वो जल्दी से एक एलियन की खोपड़ी बैग में रखकर फोर्ड के साथ भागती है। इस बीच जेनेक और उनके पायलटों की टीम आने वाले तूफान का पता लगाती है और रिसर्च दल से तुरंत जहाज पर वापस आने की रिक्वेस्ट करते हैं।
इस बीच डेविड चुपके से सिलेंडर के आकार का एक पत्थर अपने बैग में छुपा ले आता है। अब दल प्रोमेथियस में वापस जाने के लिए दौड़ता है क्योंकि उनके पीछे तूफान आ रहा होता है। एलियन सिर की खोपड़ी बैग से गिर जाती है, जिसको वापस पाने के प्रयास में शॉ तूफान में फंस जाती है, लेकिन होलोवे और डेविड उसे बचाने आ जाते हैं। ये लोग तो किसी तरह से वापस आ जाते हैं, पर फाइफील्ड और मिल्बन जो पहले निकले होते हैं अंदर पहाड़ों में खो जाते हैं। जेनेक को पहाड़ी के अंदर एक नई लाइव फार्म का पता चलता है, तो वो मिल्बन और फाइफील्ड को बताते हैं। जेनेक की गाइडेंस से दोनों लाइव फार्म की लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं पाते हैं। फिलहाल जेनेक कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो उन्हें वहीं रहने का सजेशन देते हैं और कहते हैं कि तूफान के खत्म होने के बाद हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। प्रोमेथियस में वापस आकर शॉ और फोर्ड एलियन के सिर की जांच करते हैं और खुलासा करते हैं कि ये एक हेलमेट है, न कि खोपड़ी। डेविड की मदद से वो हेलमेट को ऊपर उठाते हैं और अंदर एक असली सिर पाते हैं। सिर को देखकर शॉ एक्साइटेड हो जाती है और सब मानते हैं कि ये एक इंजीनियर का सर है। फोर्ड ब्रेन नर्व को ट्रिगर करने के लिए एक चीरा लगाता है, जिससे सिर धीरे धीरे जिंदा होने लगता है। सिर से काला लिक्विड बाहर निकलता है, ठीक वैसा ही जैसा उन सिलेंड्रिकल पत्थरों से निकल रहा था, और एक अजीब गंध निकलती है, जिसकी वजह से सब लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं। शॉ ये सब होने के बावजूद अपनी रिसर्च जारी रखने पर जोर देती है, इसलिए वो फोर्ड को सिर से और सैंपल लेने का आदेश देती है। आगे हम देखते हैं कि डेविड हाईटेक हेडगियर का उपयोग करके वेलेंट को रिपोर्ट कर रहा होता है कि तभी विकर्स ये देख डेविड से उनकी बातचीत के बारे में पूछती है। डेविड बताने से इनकार करता है, तो विकर्स उसे धमकाते हुए फोर्स करती है। हालांकि डेविड को एक रोबोट होने की वजह से इसका कोई असर नहीं होता, फिर भी वो विकर्स को सिर्फ इतना बताता है कि वेलेंट ने उसे और ज्यादा मेहनत करने का ऑर्डर दिया है। असल में वेलेंट उसे होलोवे पर उस काले लिक्विड के असर का टेस्ट करने का आदेश देता है। अब डेविड होलोवे को एक कमरे में पाता है और होलोवे से पूछता है कि वो अपनी रिसर्च के उत्तर पाने के लिए कहां तक जा सकता है, और होलोवे कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। डेविड तब थोड़ा सा काला लिक्विड चुपके से होलोवे के ड्रिंक में डाल देता है और होलोवे अनजाने में उसे पी लेता है। फिर होलोवे शॉ के केबिन में आता है। शॉ उसे एलियन इंजीनियरों और मनुष्य के बीच में खाते डीएनए के कंपोजिशन को दिखाती है, जिससे ये साबित होता है कि इंजीनियर्स ही इंसानों के क्रिएटर हैं। इस पर होलोवे कहता है कि इंसानों का क्रिएटर होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कोई भी औरत माँ बन के कर सकती है। इस पर शॉ उदास हो जाती है, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और शायद इसीलिए होलोवे उसे जानबूझकर याद दिलाता है। पर होलोवे उसको समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। उधर विकर्स कंट्रोल रूम में आती है और जेनेक से बात करती है। विकर्स के उदास और कोल्ड स्वभाव को देखते हुए जेनेक उससे पूछता है कि क्या वो एक रोबोट है। जवाब में विकर्स उसे कंट्रोल रूम खाली छोड़कर अपने कमरे में आने के लिए कहती है। उधर पहाड़ी के अंदर फंसे मिल्बन और फाइफील्ड ने सिलेंडर के आकार के पत्थरों वाले कमरे की खोज कर ली, जिनमें से वो काला लिक्विड तेजी से रिसना शुरू हो गया है, जिसे दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं। अचानक एक लंबा सांप जैसा दिखने वाला जीव धीरे धीरे मिल्बन और फाइफील्ड की ओर आता है। वो कंट्रोल रूम से संपर्क करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस बीच वो जीव मिल्बन को जकड़ लेता है और उसका बाजू तोड़ देता है। फाइफील्ड जीव को मिल्बन से काट के हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से एक जहरीला लिक्विड निकलता है, जिससे फाइफील्ड का हेलमेट पिघलने लगता है। वो सांप जैसा जीव मिल्बन के सूट के अंदर घुस जाता है और उसे मार देता है, जबकि फाइफील्ड भी काले लिक्विड में ही मर जाता है। अगले दिन तूफान गुजर चुका होता है और प्रोमेथियस एक्सप्लोरेशन टीम पहाड़ों में वापस जाती है। होलोवे एक अजीब सनसनी महसूस करते हुए उठता है और पाता है कि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही है। उसी समय शॉ भी जेनेक की कॉल से उठती है, जो उसे बताता है कि मिल्बन और फाइफील्ड का कोई अता पता नहीं है। जेनेक के साथ दल उन दोनों को ढूंढने के लिए वापस पहाड़ी में जाता है। दूसरी ओर डेविड को जेनेक एक अलग मिशन पर भेजता है, उस लाइफ फॉर्म का पता लगाने के लिए जो पहले डिटेक्ट हुई थी। प्रोमेथियस पे विकर्स डेविड को जो भी दिख रहा है उसे अपने रूम में टेलीकास्ट करने को कहती है। डेविड मैपिंग डिवाइस के पास आता है और उसे पता चलता है कि ये एक दरवाजे पर अटका हुआ है। वो दरवाजा खोलता है और मैपिंग डिवाइस के साथ रूम में जाता है, जो कि पहाड़ी का मेन रूम निकलता है। तभी डेविड अपना लाइव फीड काट देता है, जिस पर विकर्स आग बबूला हो जाती है। डेविड बहुत इंटरेस्ट के साथ रूम की जांच करता है, जहां उसको इंजीनियर्स का होलोग्राम दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो पहाड़ी असल में इंजीनियर्स का स्पेसशिप है। होलोग्राम में पूरे यूनिवर्स का मैप है और उसे पता चलता है कि इस जहाज का मिशन अर्थ पर जाना था। होलोग्राम बंद हो जाता है और उसकी निगाह बड़े हाइबरनेशन चैम्बर्स पर पड़ती है, जिसमें जिंदा एलियन इंजीनियर सो रहे हैं।
दूसरी ओर जेनेक और ग्रुप जो अपने दो साथियों की तलाश में निकले थे वो सिलेंड्रिकल पत्थरों वाले कमरे में पहुंचते हैं, जहां अब बड़ी मात्रा में काला लिक्विड निकल रहा होता है। मिल्बन की लाश को देखकर सब चौंक जाते हैं और फोर्ड उसके शरीर की जांच करती है। होलोवे भी अचानक गिर जाता है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही होती है। उसे इन्फेक्शन की संभावना होती है, जिस पर शॉ जेनेक को उस पर ध्यान देने के लिए बोलती है। तभी मिल्बन की लाश से वो सांप जैसा दिखने वाला जीव बाहर आता है और एक और क्रू मेंबर को मार के भाग जाता है। शॉ और जेनेक होलोवे को लेकर प्रोमेथियस की ओर भागते हैं और विकर्स को मेडिकल टीम भेजने को कहते हैं। होलोवे के शरीर में बुरी तरह से वो काला ब्लड रिस रहा है, जिससे वो अपने सूट में तड़प रहा होता है। वो सब प्रोमेथियस के बाहर पहुंचते हैं और जेनेक दरवाजा खोलने को बोलता है, पर विकर्स मना करते हुए अपना सेफ्टी सूट पहन के एक फ्लेमथ्रोवर लेकर बाहर आ जाती है। वो टीम से कहती है कि होलोवे जहाज में नहीं आ सकता क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, पर जेनेक उसके साथ बहस करते हुए कहता है कि होलोवे एक बीमार साथी है जिसे तुरंत इलाज की जरूरत है। पर विकर्स एक नहीं सुनती और वो होलोवे को छोड़कर बाकी सबको जहाज के अंदर जाने का आदेश देती है। शॉ लगातार विनती करती है, लेकिन सब बेकार जाता है। अब होलोवे भी खुद को सबसे दूर कर लेता है और विकर्स की बात से एग्री करते हुए वो शॉ को समझाता है और उसे अलविदा कहता है और खुद को विकर्स के फ्लेमथ्रोवर की आग के हवाले कर देता है। शॉ ये नहीं देख पाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब उसे एक मेज पर लेटा दिखाया गया है, जहां डेविड उसकी जांच के बाद बताता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। नतीजा सुनकर डॉक्टर शॉ सदमे में चौंक जाती है। वो डेविड से कहती है कि वो बांझ है और ये इम्पॉसिबल है। डेविड शॉ को बताता है कि पेट में बच्चा एक एलियन की तरह का है, जिससे वो घबरा जाती है और डेविड को सिजेरियन करने की रिक्वेस्ट करती है। डेविड उसको समझाता है जब तक पृथ्वी पर वापस नहीं पहुंच जाते तब तक शॉ को हाइबरनेशन मशीन पर रख सकते हैं, लेकिन शॉ उस जीव को तुरंत उसके पेट से बाहर निकालने पर जोर देती है। डेविड उसे बताता है कि जहाज में कोई नहीं है जो उसकी सर्जरी करने के काबिल हो। उसी समय शॉ अपने पेट में दर्द के कारण चिल्लाती है। नतीजतन डेविड उसे शांत करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन देता है और फोर्ड को बुलाकर शॉ को हाइबरनेट करने की तैयारी करता है। बेहोशी का असर खत्म होने पर शॉ वहां से भाग जाती है और एक मेडिकल पॉड पे खुद की सर्जरी करने की तैयारी करती है। वो जल्दी से पॉड में लेट जाती है क्योंकि अब जीव उसके पेट के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। एनेस्थेटिक्स की शुरुआत करते हुए मेडिकल पॉड ऑटोमेटिक सर्जरी करने लगता है और उसके पेट को काट के ऑक्टोपस जैसा जीव निकालता है। जैसे ही मेडिकल पॉड उसके पेट को स्टिच करता है, शॉ जीव को मेडिकल पॉड में बंद करके वहां से निकल जाती है। इस बीच जेनेक क्रू मेंबर से कहता है कि प्रोमेथियस के ठीक बाहर फाइफील्ड का मॉनिटर दिख रहा है। वो जहाज के दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें म्यूटेटेड फाइफील्ड दिखता है जो काले लिक्विड से भरा हुआ है। फाइफील्ड उन पर हमला कर देता है और बेरहमी से उन्हें मारने लगता है। जेनेक उसे मारने के लिए फ्लेमथ्रोवर यूज करता है और बाकी मेंबर उसे ट्रक से कुचल देते हैं। इस दौरान शॉ एक अनजाने कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो वेलैंड और उसकी टीम को देखकर अचंभित रह जाती है। उसे पता चलता है कि वेलैंड हाइबरनेशन से उठा है और उनके साथ ही प्रोमेथियस में सवार होकर ही आया था। उसे आखिरी जीवित एलियन इंजीनियर के साथ डेविड की मुलाकात के बारे में भी पता चलता है। वेलैंड अंत में खुलासा करता है कि उसे डॉक्टर शॉ की रिसर्च पर भरोसा था, तभी उसने इस मिशन को शुरू किया था। वो ये भी मानता है कि एलियन इंजीनियर्स की मदद से वो हमेशा के लिए अमर होने का रास्ता खोज सकता है। अपनी आयु बढ़ाना और अमर होना ही उसका मेन मकसद है। वेलैंड इंजीनियर से मिलने की तैयारी करता है, पर ये सब सुनकर शॉ बहुत निराश और कंफ्यूज है और अपने केबिन में चली जाती है। वहाँ जेनेक उससे मिलने आता है और उसको बताता है कि LV-223 एलियन इंजीनियर्स का घर नहीं बल्कि एक आर्मी कैंप है। जेनेक उसे पृथ्वी पर वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जवाब में वो उसे बताती है कि एक जीवित इंजीनियर मिल गया है और वो मानव जाति के क्रिएशन का जवाब पाने के बहुत करीब है। उधर विकर्स अपने पिता वेलैंड से मिलती है और उन्हें पहाड़ी के अंदर जाने के खतरे से आगाह करती है। वेलैंड उसके साथ बहस करता है कि अब पीछे क्यों हटना है। तब विकर्स उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि मौत एक दिन सबको आनी है। वेलैंड अपनी बेटी की चेतावनी के बावजूद इंजीनियर से मिलने का फैसला करता है। वो डेविड, फोर्ड और शॉ के साथ जहाज से विदा लेता है। वो लोग LV-223 की पहाड़ी के मेन रूम में पहुंचते हैं, जहां डेविड वेलैंड को रास्ता दिखाता है। प्रोमेथियस में जेनेक इस पहाड़ी के स्ट्रक्चर पर रिसर्च करता है और पता चलता है कि पहाड़ी के अंदर एक्चुअली में एक बहुत बड़ा एलियन शिप है। डेविड वेलैंड को एलियन शिप की टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत एक्साइटेड होकर बताता है और आखिरी बचे इंजीनियर को हाइबरनेशन मोड से जगाता है। आखिरकार एलियन इंजीनियर उठता है तो सभी उसको आश्चर्यचकित होकर घूरते हैं। डेविड एलियन की भाषा बोलकर वेलैंड की इच्छा उसके आगे रखता है।
ये पूछने पर कि क्या इंजीनियर अमर होने का कोई तरीका जानता है। अब एलियन इंजीनियर उठता है और डेविड को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। बाकी सब ये देख पैनिक कर जाते हैं और एलियन पर हमला कर देते हैं, पर एलियन इंजीनियर सभी क्रू मेंबर्स को मार देता है सिवाय डॉक्टर शॉ को छोड़कर, जो मुश्किल से भागने में सफल रही। डेविड का टूटा हुआ सर वेलेंट की डेड बॉडी के पास पड़ा है और डेविड वेलेंट को विदाई देता है, जिसे वो अपना पिता और क्रिएटर मानता है। विकर्स प्रोमेथियस जहाज से सब कुछ देखती है और मिशन को रद्द करने का फैसला करती है। जेनेक प्रोमेथियस को वापस पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार करता है। उधर इंजीनियर भी अपने विशाल अंतरिक्ष यान को फिर से तैयार करता है और पृथ्वी पर जाने के अधूरे मिशन को शुरू करता है, जबकि डेविड का टूटा हुआ सर ये सब देखता है। एलियन स्पेसशिप के स्टार्ट से डॉक्टर शॉ झटके से बाहर गिरती है और प्रोमेथियस की ओर भागती है। वो प्रोमेथियस पर सबको आगाह करती है कि एलियन इंजीनियर पृथ्वी पर खतरनाक ब्लैक लिक्विड को छोड़ने जा रहे थे। शॉ का मानना है कि एलियन इंजीनियर इंसानों से नफरत करते हैं और उन्होंने डार्क लिक्विड का उपयोग करके मनुष्य जाति को मारने के लिए पृथ्वी की यात्रा करने की योजना बनाई थी। वो जेनेक से इंजीनियर को पृथ्वी पर जाने से रोकने की विनती करती है। विकर्स शॉ की नहीं सुनती और जेनेक को तुरंत वहां से भागने का आदेश देती है, पर आखिरकार जेनेक शॉ की बात मानता है और एलियन इंजीनियर को रोकने का फैसला करता है। वो विकर्स और बाकी क्रू को एस्केप पॉड की मदद से निकलने को कहता है, लेकिन उसके साथी उसके साथ रहने का फैसला करते हैं, जबकि विकर्स एस्केप पॉड की ओर भागती है। जेनेक और उसके साथी प्रोमेथियस को बहुत स्पीड में इंजीनियर के स्पेसशिप से टकराते हैं, जबकि विकर्स एस्केप पॉड के जरिए भागने में कामयाब होती है। प्रोमेथियस और एलियन स्पेसशिप के टकराव से बहुत बड़ा धमाका होता है और बड़े बड़े टुकड़े जगह जगह गिरने लगते हैं। नीचे शॉ और विकर्स ये देखकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकर्स कुचलकर मारी जाती है। अब प्रोमेथियस के पूरे दल में से शॉ एकमात्र जिंदा बचती है। हालांकि उसे जल्द ही अपने डैमेज हुए स्पेस सूट को चेंज करना है, तो वो पास की एक लाइफ बोट में जाती है। वहां वो अपने द्वारा पैदा किए गए ऑक्टोपस की तरह दिखने वाले जीव को भी बंद पाती है, जो कि काफी जल्दी बहुत बड़ा हो गया है। डेविड का कटा हुआ रोबोटिक सर डॉक्टर शॉ को इंजीनियर के बारे में चेतावनी देता है। वो उसे बताता है कि इंजीनियर उसकी तरफ आ रहा है और उसे लाइफ बोट से तुरंत भागना होगा, कि तभी इंजीनियर शॉ पर अटैक कर देता है। इंजीनियर के हमले से बचने के लिए शॉ उस ऑक्टोपस की तरह दिखने वाले जीव को आजाद कर देती है। वो इंजीनियर को जकड़कर उसका गला दबाकर मार देता है और इस बीच शॉ वहां से भागने में कामयाब होती है। वो मिशन के फेलियर पर बहुत रोती है। थोड़ी देर के बाद डेविड उसे मदद के लिए पुकारता है ताकि वो डेविड के टूटे हुए बॉडी पार्ट्स जोड़ सके, जिसके बदले में वो उसे यहाँ से निकलने में हेल्प करेगा। जब डेविड पृथ्वी पर वापस जाने पर बात करता है तो शॉ उसे कहती है कि वापस जाने के बजाय अब उसका लक्ष्य एलियन इंजीनियरों के असली घर तक पहुंचना है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए अनगिनत जवाब तलाशने हैं। दोनों LV-223 से एक नए एलियन स्पेसशिप की मदद से निकलते हैं, जो कि डेविड कंट्रोल करता है। फिल्म शॉ के साथ नए साल के दिन जहाज प्रोमेथियस की आखिरी रिपोर्ट बनाने के साथ समाप्त होती है। वो रिपोर्ट करती है कि वो प्रोमेथियस की लास्ट सर्वाइवर है, जबकि सारा ग्रुप मारा जा चुका है और वो अभी भी इंजीनियरों की तलाश में है। उधर LV-223 पर लाइफ बोट में एलियन ऑक्टोपस द्वारा मारे गए इंजीनियर से एक नया एलियन बाहर निकलता है, जो एलियंस और इंसानों के बीच एक और मुठभेड़ की कहानी का आगाज है। ये फिल्म इंजीनियर्स, एलियंस और इंसानों से जुड़ी हुई एक लंबी सनसनीखेज कहानी का हिस्सा है, जो कि हम आगे कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। बायोस्कोपिक बॉट रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित इस फिल्म प्रोमेथियस को 10 में से 8 की वॉच रेटिंग देता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। इस कहानी को आप तक लाने में हमारी 5 दिन की मेहनत है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में 5 सेकंड की मोहलत है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि पिक्चर्स अभी बाकी है।